अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेप्टिक अल्सर्स, मैदे के ज़ख़म। आज इस मौजू पर मैं आपसे बात करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह बनते हैं और ये कौन से सिम्टम्स पैदा करते हैं और हमारी कौन सी बेहतरीन अद्वियात हैं जो इस मसले को हल करती हैं। पेप्टिक अल्सर जो है ये इंतहाई तकलीफ़ दह खुले ज़ख़म होते हैं और ये हमारे जो मैदे की अंदरूनी लाइनिंग है, जो म्यूकस है हमारी, वहाँ पर बनते हैं या हमारी छोटी जो आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका जो अपर पोर्शन ड्यूडेनम कहलाता है, वहाँ पर बनता है। कुदरत की तरफ से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का इंतज़ाम इस तरह रखा गया है कि हमारे मैदे के अंदर एक इंतहाई मोटी म्यूकस लेयर होती है। ये म्यूकस लेयर जो है हमें डाइजेस्टिव जूसेस से और जो एसिड्स होते हैं हमारे मैदे के अंदर, उनसे हमें महफूज रखती है। अगर किसी वजह से ये एसिड्स या जूसेस जो डाइजेस्टिव हैं इनकी मिकदार ज़्यादा हो जाए और म्यूकस की जो थिकनेस है वो कम हो जाए तो फिर पेप्टिक अल्सर का मर्ज़ हमारे सामने आता है। मैदे के अंदर जो हमारी म्यूकस की लेयर है वो ज़्यादा थिक होती है बनिस्बत हमारी जो ओसोफेगस है। यही वजह है कि जब हमारे जूसेस उछल कर हमारे खुराक की नाली में आते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन और इंतहाई तकलीफ़ होती है, क्योंकि जब हमारे मैदे के अंदर जो जूसेस हैं बदहज़मी की वजह से या स्लो डाइजेशन की वजह से या आपने खाना खाया और आप फ़ौरन सो गए और जब हज़म का अमल शुरू हुआ तो मैदे के जो जूसेस हैं जब उन्होंने अपना काम करना शुरू किया तो वो उछल कर हमारी खुराक की नाली में आते हैं। और अगर आपने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है तो ये इंतहाई तेज़ी के साथ हमारे खलक की तरफ आते हैं। हमारे खलक की हमारे नाक का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन को छूते हैं, बाज़ औक़ात नाक के रास्ते और खलक के रास्ते बाहर आ जाते हैं। और जिन लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है वो ये बात जानते हैं, वो समझते हैं कि ये कितनी तकलीफ़ दह हालत होती है। अगर बिल्कुल मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ ना, तो जिसे आप मिर्चों वाला ढिकार कहते हैं ना, कि मुझे मिर्चों वाला ढिकार आ गया, तो वो यही जूसेस हैं जो ऊपर की तरफ उछलते हैं। और चूँकि हमारी ओसोफेगस में ये म्यूकस लाइनिंग जो है ये मैदे की निस्बत थिन होती है, लिहाजा वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा जलन और तकलीफ़ होती है और 10-10 मिनट तक, 15-15 मिनट तक ये जलन और ये तकलीफ़ जो है ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। लेकिन कुदरत ने हमारे मैदे को इंतहाई महफूज रखा है, एक थिक म्यूकस लेयर वहाँ पर चढ़ा के रखी है जिसकी वजह से हमारे मैदे की दीवारों को नुकसान नहीं पहुँचता। और अगर किसी वजह से हमारे मैदे की उन दीवारों को नुकसान पहुंच जाए और वहाँ पर ये पेप्टिक अल्सर्स बन जाएं यानी ज़ख़म बन जाएं तो फिर हमारे लिए एक इंतहाई तकलीफ़ दह हालत जो है सामने आती है। सिम्टम्स जो कॉजेज़ हैं इसके वो ये कि जो एच पाइलोरी है यानी बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर जो है, जो एच पाइलोरी का मर्ज़ पैदा करता है, ये बैक्टीरिया जो है इन पेप्टिक अल्सर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर वो लोग जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं यानी एनसेड्स का इस्तेमाल करते हैं और कसरत के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इस मर्ज़ में का शिकार हो जाते हैं। अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री पाई जा रही है तो भी ये मर्ज़ आ सकता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग कसरत के साथ शराब पीते हैं, वो भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। या फिर अगर आप जिगर के, गुर्दों के या फेफड़ों के अमराज में मुब्तला हैं तो भी आप पेप्टिक अल्सर्स का शिकार हो सकते हैं। याद रखिए कि स्ट्रेस, तेज़ मिर्च मसाले वाली खुराक यानी स्पाइसी फूड, कॉफ़ी वगैरह पेप्टिक अल्सर पैदा नहीं करते। ये बज़ाते ख़ुद कोई वजह नहीं है पेप्टिक अल्सर्स के बनने की, लेकिन ये तीनों चीज़ें जो हैं आपके सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा वर्स कर सकती हैं, आपकी तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर सकती हैं। पेप्टिक अल्सर्स के हवाले से एक चीज़ जो कही जाती है कि अगर आपको जलन हो या आपके ज़ख़म जो हैं वो तकलीफ़ देना शुरू कर दे तो फ़ौरी तौर पर दूध का इस्तेमाल कर लीजिए। दूध क्या है कि फ़ौरी तौर पर आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो थिन
थिन हो गई है उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, लिहाजा आपकी जलन में वक्ती तौर पर कमी हो जाती है। और ये अफाका जो होता है वो सिर्फ वक्ती तौर पर होता है, क्योंकि जब आप दूध पीते हैं तो फिर आपका जो मैदा है वो और ज़्यादा एसिड बनाएगा, और ज़्यादा डाइजेस्टिव जूसेस आएंगे जो आपके अल्सर्स की हालत को ज़्यादा ख़राब कर देंगे। लेकिन वो लोग जिनको पेप्टिक अल्सर्स हैं या मैदे के अल्सर्स हैं, और अगर वो वक्ती रिलीफ चाहते हैं और उनको एकदम से बर्निंग पेन शुरू हुई है, तो वो फौरी तौर पर ठंडे दूध का इस्तेमाल कर लें कि वो उसके ऊपर एक लाइनिंग बना देगा और आपकी तकलीफ़ कम हो जाएगी। लेकिन ये वक्ती अफाका होता है, वक्ती इलाज होता है जो फौरी तौर के ऊपर किया जाता है। सिम्टम्स जो हमारे सामने आते हैं वो इंतहाई सीवियर किस्म के आते हैं। इसकी बेसिक वजह यह है कि जब आपके जिस्म के अंदर खुले ज़ख़म बनेंगे और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर ज़ख़म बन रहे हैं, तो फिर आप ख़ुद ही अंदाज़ा कर लीजिए कि अगर आपके मुंह में छोटे से छाले बन जाएं तो आपको कितनी तकलीफ़ होती है। हालांकि मुंह में तो आपने कोई एसिड नहीं लेना, कोई डाइजेस्टिव जूसेस नहीं लेने, लेकिन मैदे में या आपकी छोटी आंत में ये ज़ख़म बने हैं तो वहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस ने भी आना है, एसिड ने भी आना है, तो फिर आप देखिए आपकी तकलीफ़ किस कदर शिद्दत इख्तियार करती है। तो लिहाजा काटने वाले जलनदार दर्दें पाई जाती हैं। मैदे के अंदर यूँ लगता है जैसे आग लगी हुई है, हैवीनेस का एहसास होता है, फुलनेस का एहसास होता है, अफराज जिसको आप कहते हैं उसका एहसास होता है, बहुत ज़्यादा डकार आते हैं। फैटी फूड जो हैं वो आप यानी कि वैसी फूड जो रिच होती हैं, बेकरी वगैरह की आइटम हैं या मसाले वाली चीज़ें हैं, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होती, खुराक की नाली में जलन पाई जाती है, नौज़िया होता है। और अगर आप इस मर्ज़ को प्रॉपर ट्रीट ना करें और आप इसको छोड़ दें, वक्ती तौर पर दवाई खाई, फिर फ़र्क पड़ा, फिर छोड़ दिया, फिर दवाई खा ली, तो ये अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो उसके बाद ये सेवेरिटी की तरफ जाता है। और फिर क्या होता है कि वहाँ के पर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, एनीमिया की कंडीशन आती है, वॉमिट जो है वो आपकी ब्लड वाली भी हो सकती है, आपके स्टूल में ब्लड आ सकता है, आपको सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, वज़न आपका तेज़ी के साथ कम होना शुरू हो जाता है, आपके मैदे की दीवार में सुराख हो जाता है। और ज़ाहिर है जब आपके मैदे की दीवार में सुराख हो जाएगा तो फिर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह भी आना शुरू हो जाएगी डाइजेस्टिव ट्रैक वगैरह के हवाले से, और मज़ीद एक तकलीफ़ दे सूरत हाल जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएगी। और आप भूख के हवाले से भी आपकी इलामात जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। जैसे कि अगर आपने थोड़ी सी भी खुराक खाई है तो आपको एहसास होगा जैसे आपका मैदा भर गया है, या फिर ये कि जैसे ही आप खुराक खाएंगे तो आपको तकलीफ़ होना शुरू हो जाएगी, यानी एपेटाइट के हवाले से भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये एक कॉमन मर्ज़ तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये मर्ज़ पाया जाता है, यानी आप कह लीजिए कि 10 में से एक फ़र्द जो है इस मर्ज़ का शिकार होता है। और इस मर्ज़ में बेसिक रोल जो है वो हमारा बैक्टीरिया जो एच पाइलोरी पैदा करता है वही प्ले करता है। लिहाजा ज़रूरत है कि आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, अपने हाथों की जो सफाई है वो बहुत ज़्यादा रखें। मेरा एच पाइलोरी के ऊपर प्रॉपर लेक्चर है, आप चाहें तो उसको सुन लें, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करती हूँ। यहाँ पे मैं अपनी मेडिसिन्स की तरफ आती हूँ कि हमारी कौन सी टॉप ग्रेड मेडिसिन्स हैं जो इस मसले में हमारी मदद करती हैं। तो हमारी जो टॉप ग्रेड मेडिसिन है जो पहले नंबर के ऊपर आती है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। और जब मैंने अर्जेंटम नाइट्रिकम का लेक्चर किया है या मैं अक्सर जब आपको मैदे के हवाले से कोई लेक्चर देती हूँ तो मैं अर्जेंटम के हवाले से आपको सिर्फ एक ही सिम्टम बताती हूँ कि अर्जेंटम के लिए सिर्फ एक ही सिम्टम आपने याद रखना है कि पेशेंट बाकायदा मैदे के मुंह के ऊपर हाथ रख के बताता है कि उसको इस हिस्से में दर्द हो रही है। दूसरे जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, वॉमिटिंग, नोज़िया, डकारों का आना, अफरा का होना, मैदे में दर्द का होना, ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। जाहिर है अगर पेप्टिक अल्सर पाया जा रहा है तो फिर ये सारी चीज़ें आएंगी, ये हर दवा में आएंगी। लेकिन बहुत सारी अद्वियात में से जब हमने दवा की सिलेक्शन करनी है तो फिर हमने किस तरह करनी है। जो मैंने आपको सिम्टम बताए हैं ये तो 10 के 10 मरीज़ आके आपको बताएंगे कि पेप्टिक अल्सर में मुझे ये सिम्टम मिल रहे हैं, तो फिर हम अपनी मेडिसिन की सिलेक्शन किस तरह करेंगे। तो अर्जेंटम को जब सिलेक्ट करना है तो पेशेंट बाकायदा मैदे के मुंह के ऊपर हाथ रख के कहेगा कि मुझे इस हिस्से में दर्द पाई जा रही है।
नक्स वामिका हमारी वो मेडिसन है जिसके हवाले से आप सब जानते हैं कि उसका अपना एक मिजाज है, कॉन्स्टिट्यूशन है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा बाजारी खाने खाते हैं, जो कसरत के साथ शराब पीते हैं, रातों को जागते हैं, बेतदालियों में मुब्तला होते हैं। अब ये बेतदालियाँ चाहे तईश की वजह से आ रही हैं या अय्याशी की वजह से आ रही हैं, तो वहाँ जो है नक्स वामिका को इस्तेमाल किया जाता है। लाइकोपोडियम हमारी बेहतरीन मेडिसन है। अब देखिए यहाँ पर सिम्टम में मैंने आपको बताया कि फुलनेस का एहसास पाया जाता है, भूख जो है वो तब्दील हो रही है, मैदे में हवा के बढ़े जाने का एहसास पाया जाता है। तो लाइकोपोडियम के हवाले से मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जहाँ कहीं किसी भी मर्ज़ के साथ अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स पाई जा रही हैं तो वहाँ हम लाइकोपोडियम को इस्तेमाल करते हैं। कार्बोवेज हमारी मेडिसन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, और कार्बोवेज का ख़ासा क्या है कि ख़ुराक की नाली में जलन पाई जाती है, जिसे आप हार्ट बर्न कहते हैं। ख़ुराक की नाली में जलन पाई जाती है, डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाती है, कई कई घंटे खुराक जो है मैदे में पड़ी रहती है, हज़म होने का नाम नहीं लेती। तो जहाँ आपको डाइजेशन के हवाले से खुराक की नाली की प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, खुराक की नाली में जलन मिल रही है, भूख नहीं लग रही, खाना हज़म नहीं हो रहा, वहाँ हम कार्बोवेज को इस्तेमाल करवाते हैं। फिर हमारी बेहतरीन मेडिसन है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का खासा क्या है कि फ़ॉस्फोरस की सिलेक्शन आपने क्या करनी है कि मैदे में आग लगी हुई महसूस होती है, और मरीज़ जो है ठंडा पानी पीकर इस आग को बुझाने की कोशिश करता है। लिहाजा जहाँ पेशेंट ठंडा पानी सुकून हासिल करने के लिए पीता है, वहाँ हम फॉस्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। एबिस कैनाडेंसिस है हमारी मेडिसन, ये भी गैस्ट्रिक अल्सर्स में इस्तेमाल की जाती है, यानी अगर मैदे के अंदर अल्सर्स पाए जाते हैं तो वहाँ हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। और एबिस नाइग्रा हमारी मेडिसन है, वो उस वक़्त इस्तेमाल की जाती है जब सेंसेशन इस तरह की पाई जाती है कि जैसे एक सख्त अंडा जो है वो अंदर जो हमारे मैदे का रीजन है, जो हमारा कार्डियक एंड बनाता है, वहाँ पर एक सख्त उबला हुआ अंडा जो है वहाँ पर रखा हुआ है। तो जब पेशेंट आकर आपको उबले हुए अंडे की सेंसेशन दे तो वहाँ पर आपने इस दवा को इस्तेमाल करवाना है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क बता दूँ कि गैस्ट्रिक अल्सर्स वो होते हैं जो हमारे मैदे के अंदर बनते हैं, और ड्यूडिनल अल्सर्स वो होते हैं जो हमारी इंटेस्टाइन के अपर पोर्शन में बनते हैं। तो कुछ हमारी दवाइयाँ हैं जो ड्यूडिनल अल्सर के नाम पर इस्तेमाल होती हैं, और कुछ हैं जो गैस्ट्रिक अल्सर्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि मैंने आपको एबिस कैनाडेंसिस का नाम लिया है, तो ये गैस्ट्रिक अल्सर में इस्तेमाल होती है। एक हमारी बेहतरीन दवाई है जो पेप्टिक अल्सर में इस्तेमाल होती है, वो है एनाकार्डियम। अब एनाकार्डियम में भी पेप्टिक अल्सर के सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं। एनाकार्डियम जो है ड्यूडिनल अल्सर की बेहतरीन दवा है। अब आपने एनाकार्डियम को इस्तेमाल किस तरह करवाना है? सिम्टम तो सारे वही आ रहे हैं, जलन भी आ रही है, वॉमिटिंग भी आ रही है, इंतहाई तकलीफ़ है, सब कुछ है। तो एनाकार्डियम को कहाँ इस्तेमाल करवाएंगे? तो एनाकार्डियम का क्या खासा है कि एनाकार्डियम के पेशेंट को खाना खाने से वक्ती तौर पर आराम आता है, यानी इसका जैसे ही मैदा खाली होगा इसको जलन शुरू हो जाएगी, बर्निंग होना शुरू हो जाएगी, तकलीफ़ शुरू हो जाएगी। ये कुछ भी खा ले, इवन अगर एक बिस्किट भी खा लेता है या 2 निवाले खा लेता है रोटी के, कोई भी चीज़, एक डबल रोटी का आधा स्लाइस खा लेता है, तो जैसे ही ये कुछ खाता है वक्ती तौर पर इसकी तकलीफ़ को आराम आ जाता है। तो इन तमाम अद्वियात में से एनाकार्डियम की सिलेक्शन आपने किस तरह करनी है कि हर मर्ज़ को, यहाँ सिर्फ मैं पेप्टिक अल्सर की बात नहीं कर रही हूँ, हर मर्ज़ को जिसको खाना खाने से वक्ती तौर पर आराम आए वहाँ हम एनाकार्डियम को इस्तेमाल करते हैं। फिर देखिए हमारी आर्सेनिक एल्बम मेडिसन है, मैदे के ऊपर इसका बहुत बड़ा रोल है। और आर्सेनिक का खासा क्या है कि इसका मरीज़ गर्म चीज़ों से, गर्म मशरूबात से, गर्मी से आराम पाता है। लिहाजा अगर इसके अल्सर जो हैं वो गर्मी से ठीक होते हैं, गर्म खुराक से ठीक होते हैं, तो हम आर्सेनिक को इस्तेमाल करवाएंगे। और आर्सेनिक का एक और करैक्टरिस्टिक क्या है जो उसके इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी है कि इसके पेशेंट को बेतहाशा प्यास लगती है लेकिन घूंट घूंट पानी पीता है। तो ये हमारी वो मेडिसन हैं जो टॉप ग्रेड है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ यही मेडिसन है, इसके अलावा हमारी बहुत सारी मेडिसन हैं। बिस्मथ है, चाइना, सल्फ़र, हाइड्रास्टिस, आयरस और कैडमियम। ये
कैडियम सल्फ हमारी मेडिसिन है और ये हमारी वो मेडिसिन है जो तमाम की तमाम पेप्टिक अल्सर में इस्तेमाल होती हैं और अपने करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के ऊपर इस्तेमाल होती हैं। लेकिन अगर मैंने जो आपको मेडिसिन बताई हैं, मैं उनमें से भी अगर आपको सेलेक्ट कर दूं कि कौन सी मेडिसिन हैं जिनको हम इस्तेमाल करवाते हैं, तो एक अर्जेंटम नाइट्रिकम, नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम, कार्बोवेज, फॉस्फोरस, एनाकार्डियम, ये हमारी वो मेडिसिन्स हैं जो टॉप के ऊपर रखी जाती हैं। उसके बाद फिर जैसे जैसे आपको सिम्टम मिलते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम मिलता है। देखिए, अगर चाइना है, चाइना का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? मैं तीसरी की चौथी दफ़ा ये बात कहने लगी हूँ कि पेप्टिक अल्सर के सिम्टम्स तो एक ही आने हैं, हमने मेडिसिन की सिलेक्शन किस तरह करनी है। तो चाइना में क्या चीज़ पाई जाती है? टिम्पैनिक सेंसेशंस पाई जाती हैं, मुंह का जायका करवा होता है। जब आपको मुंह का जायका करवा लगे, जब आपको जो पेट है पेशेंट का वो ढोल की मानंद फूला हुआ लगे, जब आपको ग़िज़ा के खुराक के खाने पीने के हवाले से मसाइल मिले, तो आप चाइना को इस्तेमाल करवाइए। नेट्रम फॉस का क्या ख़ासा है? नेट्रम फॉस में शुरू से लेकर आखिर तक खटास पाई जाती है, खट्टे डिकार, खट्टी उल्टी, खट्टे पखाने, खट्टी बू, खट्टा लिकोड़िया, लिकोड़िया में से जो बू आती है वो भी खट्टी, सांस भी खट्टी, यानी अव्वल से लेकर आखिर तक खटास पाई जाती है। तो हम नेट्रम फॉस को इस्तेमाल करते हैं। कलकेरिया कार्ब को इस्तेमाल करवाया जाता है। अब कलकेरिया कार्ब एक मिजाजी दवा है और मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में बताया है कि कलकेरिया अपनी मिजाज के ऊपर, अपनी मिजाजी खासियतों के ऊपर इस्तेमाल की जाती है। तो हमारे पास एक वसी रेंज है मेडिसिन के हवाले से, लेकिन टॉप ग्रेड्स हमारी यही मेडिसिन है जिनको हम इस्तेमाल करवाते हैं। और पोटेंसी इसकी जो है, जिन भी अद्वियात को आपने इस्तेमाल करवाना है वो 30 पोटेंसी ही इस्तेमाल होती है। सल्फ़र को आप इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल करवा सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ एंड के ऊपर कि खाने पीने के हवाले से आप ख़ुद अपने आप को जज करें। आपको जो चीज़ तंग कर रही है उसको छोड़ दीजिए, जो चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है उसको अपना लीजिए। मैंने आपको लेक्चर के शुरू में कहा कि आपके स्पाइसी खाने, आपकी कॉफ़ी या आपके ये जो दूसरी चीज़ स्ट्रेस वगैरह है, ये आपके पेप्टिक अल्सर नहीं बनाते, लेकिन ये आपकी इलामात में शिद्दत पैदा कर देते हैं। तो जाहिर है आपकी इलामात में अगर शिद्दत पैदा हो रही है तो समझदारी से काम लीजिए, जो चीज़ शिद्दत पैदा कर रही है उसको छोड़ दीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब आप इन मेडिसिन की सिलेक्शन करेंगे या मेडिसिन को पढ़ेंगे तो आप पेप्टिक अल्सर को क्योर करने में कामयाब हो जाएंगे। शुक्रिया।